हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग PYQ कर रहे थे दिसंबर 2025 के हिस्ट्री के। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 30 तक हम करा दिए थे, 3 सेशन हो चुके हैं। ये हमारा चौथा सेशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1921 को प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। हालांकि यह कुछ समय के लिए 2 प्रांतों में लागू नहीं रहा। ये 2 प्रांत कौन से थे? तो ये 2 प्रांत थे बंगाल और मध्य प्रांत, जिसमें द्वैत शासन लागू किया गया पर कुछ समय के बाद लागू नहीं रहा। इन प्रांतों में भारतीय अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन लागू किया गया था। बाद में 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 32। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है? तो 10 राजाओं के ऋग्वेद में के किस मंडल में? तो मंडल नंबर 7 में। देखिए यहाँ दिया किया गया मंडल नंबर 7। मंडल 7 में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। तो 10 राजाओं के युद्ध को दासरग्य युद्ध कहा गया है। और इस दासरग्य युद्ध जो 7वें मंडल में है, ये 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। और ऋषि वशिष्ठ राजा सुदास के शाही पुजारी थे। राजा सुदास थे भरत जनजाति के राजा सुदास राजा थे। और इस दासरग्य युद्ध का नेतृत्व भी राजा सुदास ही कर रहे थे और राजा सुदास की ही इसमें जीत होती है। इस तरह से ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध दासरग्य युद्ध का वर्णन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें। तो देखिए, सूची 1 में है शिक्षा, कल्प, छंद और ज्योतिष। और सूची 2 में है छंद शास्त्र, स्वर विज्ञान, सामाजिक विचार और खगोल शास्त्र। तो शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष ये सब क्या है? ये सब वेदांग है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। इसमें 4 ही दिए गए हैं, शिक्षा, कल्प, छंद और ज्योतिष। और 2 वेदांग है, व्याकरण और निरुक्त। वेदांग वेदों को समझने, पढ़ने और उसके नियमों का पालन करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें सूची में 4 वेदांग है। इसमें शिक्षा है स्वर विज्ञान से, उसका कल्प में सामाजिक विचार है, छंद को छंद शास्त्र से संबंधित है और ज्योतिष खगोल शास्त्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, विजयनगर की खोज और संरक्षण की महत्वपूर्ण घटनाओं को सही क्रम में रखें। मतलब घटनाएं दिए गए हैं, उसको सही क्रम में सजाना है कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में। तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बी में है कॉलिन मैकेजी ने विजयनगर की यात्रा की। सी में है JF फ्लीट ने स्थल पर मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों का प्रलेखन शुरू किया। डी है अलेक्जेंडर ग्रीनलेस ने हम्पी के पुरातत्व अवशेषों को सर्वप्रथम बारीकी से फोटोग्राफ किया, उसका फोटोग्राफ लिए। ये में है जॉन मार्शल के नेतृत्व में संरक्षण शुरू हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इसको देखना है। तो देखिए, सबसे पहला हम्पी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1986 में। 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये कर्नाटक में है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो 1986 को किया गया था। उसके बाद है कॉलिन मैकेजी ने विजयनगर की यात्रा की। तो कॉलिन मैकेजी ने विजयनगर की यात्रा कब की थी? 1800 में। 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेजी ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसके बाद यहाँ पर हम्पी ने इसको 1986 को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद है JF फ्लीट
ने स्थल पर मंदिर के दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों का प्रलेखन शुरू किया था। तो शुरू किया था, कब शुरू किया था? 14वीं से 16वीं शताब्दी में। चौदहवीं से 16वीं शताब्दी में ये कार्य किया था। उसके बाद है क्वेश्चन डी, ऑप्शन नंबर डी है, अलेक्जेंडर ग्रीनलेस ने हम्पी के पुरातत्व अवशेषों के सर्वप्रथम बारीकी से फोटोग्राफ लिए थे। तो फोटोग्राफ कब लिए थे? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में लिए थे। उसके बाद है ऑप्शन नंबर ई, जॉन मार्शल के नेतृत्व में संरक्षण शुरू हुआ। तो ये हुआ था 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, हम्पी ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 1986 में। उसके बाद है कॉलिन मैकेजी ने विजयनगर की यात्रा की 1800 में। J.F. फ्लिट ने स्थल पर मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों का प्रलेखन शुरू किया था 14वीं-16वीं शताब्दी में। उन्होंने ऐहोल स्थित मेगुती जैन मंदिर और बिहार के बोध गया का भी प्रलेखन किया था। उसके बाद है अलेक्जेंडर ग्रीनलेस ने हम्पी के पुरातत्व अवशेषों को सर्वप्रथम बारीकी से फोटोग्राफ लिया था 19वीं शताब्दी में। और जॉन मार्शल ने के नेतृत्व में संरक्षण शुरू हुआ था 20वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले होगा 14वीं से 16वीं शताब्दी, सॉरी बी नंबर होगा। सॉरी, इसमें होगा 19वीं शताब्दी। ये 14वीं से 16वीं शताब्दी नहीं होगा, 19वीं शताब्दी होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहले होगा 1800 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, 2 में बी है। उसके बाद होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 19वीं शताब्दी, दोनों में डी है। सी भी दोनों में है, 19वीं शताब्दी है। उसके बाद होगा 20वीं शताब्दी, ये उसके बाद होगा ये भी। उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा BDCEA। सबसे पहले होगा बी नंबर, कॉलिन मैकेजी ने विजयनगर की यात्रा की 1800 ईस्वी में। उसके बाद है अलेक्जेंडर ग्रीनलेस ने हम्पी के पुरातत्व अवशेषों का सर्वप्रथम बारीकी से फोटोग्राफ किया 19वीं शताब्दी में। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ही J.F. फ्लिट ने स्थल पर मंदिरों के दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों का प्रलेखन शुरू किया था। ये भी 19वीं शताब्दी में, बस दोनों आगे पीछे हुआ था, इसलिए डी पहले होगा, उसके बाद सी बाद में। उसके बाद ई और ए भी 20वीं शताब्दी का है। इसमें 20 तो ई पहले हुआ था, उसके बाद हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बाद में घोषित किया 1986 में, इसलिए सबसे लास्ट में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा BDCEA, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है? पहला है ग्राम, दूसरा है मंडल, तीसरा है भुक्ति और चौथा है विषय। तो गुप्त साम्राज्य के प्रांत 4 भागों में विभक्त थे। तो इसमें प्रांतों को भुक्ति कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को भुक्ति कहा जाता है। प्रांत कितने भागों में विभक्त थे? 4 भाग, सॉरी राज्य 4 भागों में विभक्त थे। तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगा ग्राम, उसके बाद हो जाएगा विषय, उसके बाद हो जाएगा विधि, उसके बाद हो जाएगा सॉरी ये गलत है, एक सेकंड। सबसे छोटी इकाई है ग्राम, उसके बाद हो जाएगा
विधि, उसके बाद हो जाएगा विषय, उसके बाद हो जाएगा भुक्ति। तो आपको कुछ सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को भुक्ति कहा जाता है। भुक्ति के जो मुखिया होते हैं उसको उपारिका कहा जाता है। और विषय जिला को कहा गया है। तो विषय के जो मुख्य होते, जो जिला का मुख्य प्रशासन अधिकारी होता था, उसे विषयपति कहा जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। तो मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 4 प्रांत में विभाजित था। उसके बाद जब अशोक ने कलिंग जीत कर आया तो वो 5वां प्रांत बन गया। अशोक ने बनाया 5वां प्रांत। कलिंग जीतने के बाद 5वां प्रांत हुआ, तो उसके बाद 5वां रह गया, तो 5 प्रांत हम लोग मानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आप लोग लिखते जाइएगा, कॉपी में नोट्स भी करते जाइएगा। प्रांतों के नाम भी मैं बता देती हूँ। पहला प्रांत है उत्तरापथ, जो उत्तरी प्रांत को कहा जाता है, जिसको तक्षशिला को। उसके बाद दूसरा है अवंती राष्ट्र, पश्चिमी प्रांत को, उज्जैनी को। तीसरा है दक्षिण पथ स्वर्णगिरी को। उसका चौथा है प्राची या प्रासी, जिसको मध्य देश भी कहते हैं, पाटलिपुत्र जिसमें आता है। और 5वां है कलिंग प्रांत, तोशली। इस तरह से 4 प्रांत थे प्राच्य मध्य देश तक चंद्रगुप्त के समय तक। उसके बाद जब अशोक ने कलिंग जीत लिया तो कलिंग 5वां प्रांत बन गया। इस तरह से मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त के समय में कितने प्रांत में विभक्त थे, तो 4 प्रांत में। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद हो गए 5 प्रांत में। चंद्रगुप्त के बाद भी नहीं, अशोक जब कलिंग जीता उसके बाद 5वां प्रांत बना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। प्रशासन में सुधार करने की दृष्टि से 1882 के संकल्प द्वारा स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ किया गया था, और यह किससे संबंधित है। तो 1882 में ब्रिटिश राज था, तो प्रशासन के सुधार करने की दृष्टि से 1882 के संकल्प द्वारा स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ किया गया, और यह किससे संबंधित, तो ये संबंधित है लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुधार किए थे। तो स्थानीय स्वशासन के सुधार में उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ मुख्य बातें भी हैं। लॉर्ड रिपन ने कहा था कि सबसे पहला है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता को केंद्र से हटाकर स्थानीय निकायों तक पहुंचाना। स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, या उससे भी छोटे छोटे कुछ निकाय होते हैं, उस तक पहुंचाना। डायरेक्ट केंद्रीय मतलब सेंट्रल से उसको कंट्रोल करना। दूसरा है भारतीयों की भागीदारी, भागीदारी। शासन के कार्यों में स्थानीय लोगों और भारतीयों को शामिल किया जाना। शासन के कार्यों में अंग्रेज लोग भारतीयों को शामिल नहीं करते थे, तो लॉर्ड रिपन ने कहा कि शासन के कार्यों में स्थानीय लोगों और भारतीयों को शामिल करना। तीसरा है गैर सरकारी बहुमत, जैसे स्थानीय बोर्डों के निर्वाचित और सरकारी सदस्यों का बहुमत होना। फिर मैग्ना कार्टा, 1982 के इस प्रस्ताव को भारत के स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। मैग्ना कार्टा जो 1982 के इस प्रस्ताव को, स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को भारत के स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि 1882 के इस प्रस्ताव
को भारतीय स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किससे संबंधित थी? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक का नाम है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि बुक और ऑथर नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से हमारे क्रांतिकारी नेता हुए, बहुत से विशिष्ट लोग हुए जिन्होंने बहुत सारे अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों का नाम भी पूछा जाता है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किससे संबंधित है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय से संबंधित है। ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक क्यों प्रकाशित हुई थी? लाला लाजपत राय ने क्यों लिखी थी अनहैप्पी इंडिया? तो एक अमेरिकी लेखिका का नाम है कैथरीन मेयो, जिसकी पुस्तक का नाम है मदर इंडिया, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। अमेरिकी लेखिका कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में भारत विरोधी तथ्य थे। भारत के बारे में बहुत बुरी चीज़ें, अपमानजनक चीज़ें लिखी गई थी, यहाँ की संस्कृति और समाज के बारे में। तो उस मदर इंडिया पुस्तक के जवाब में लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी 1928 में, जो प्रकाशित हुई थी। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, युवा सैनिक मंगल पांडे को अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला करने के लिए 19 मार्च 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे कहाँ शहीद हुए थे? मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मंगल पांडे कहाँ शहीद हुए थे? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे बैरकपुर में शहीद हुए थे। और बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के पास है बैरकपुर। और मंगल पांडे सैनिक थे रेजिमेंट 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में। उनका रेजिमेंट का नाम है। उसके बाद 29 मार्च 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया था। तो इस तहत उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राजा का नाम है और सूची 2 में वंश का नाम है। कौन से राजा कौन से वंश से संबंधित थे? तो सबसे पहला है मयूर शर्मन। तो मयूर शर्मन कदम वंश से संबंधित थे। मयूर शर्मन जो कर्नाटक वनवासी क्षेत्र में कदम वंश की स्थापना की थी 4वीं शताब्दी में, लगभग 345 ईस्वी में मयूर शर्मन ने कदम वंश की स्थापना की थी कर्नाटक के वनवासी क्षेत्र में। डेट भी याद रखिएगा, 4वीं शताब्दी में, लगभग 345 ईस्वी। उसके बाद है दूसरा नंबर है सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन कौन से वंश से संबंधित है? तो सेनगुट्टुवन संबंधित है चेर वंश से। तो चेर वंश संगम काल का प्रसिद्ध और एक शक्तिशाली वंश था। और सेनगुट्टुवन को चेर वंश का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा माना जाता था। उसके बाद है तीसरा है करिकल
तो करिकल किससे संबंधित? तो करिकल चोल वंश से संबंधित है। और करिकल द्वारा आज भी कलनई बांध बनाई गई थी कावेरी नदी पर, जो आज भी कार्यरत है। करिकल को इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है। कलनई बांध कावेरी नदी पर। और चौथा है हस्तिवर्मन। हस्तिवर्मन संबंधित है बेंगी वंश से, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कृष्ण और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद हस्तिवर्मन का उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी मिला जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणी पथ के राजाओं को हारने और फिर मुक्त करने का आदेश का उल्लेख है। इसमें हस्तिवर्मन का भी उल्लेख है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आशा करते हैं मेरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।